हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग 2018 दिसंबर में हुए सीटेट एग्जाम के पीवाईक्यूज देखने वाले हैं। इस क्लास में हम लोग साइंस के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि 30 क्वेश्चन है। आई होप आप लोग के लिए वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगी। सो बिना टाइम गवाए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द लॉन्गेस्ट स्नेक फाउंड इन द वर्ल्ड आर। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे होंगे। तो सबसे जो संसार में पाया जाने वाला सबसे लंबा जो सर्प होता है वो कौन सा होता है? आंसर विल बी ई जालीदार अजगर, जिसे रेटिक्यूलेटेड पाइथॉन्स भी बोलते हैं। और आपके साथ आपको दूसरा क्वेश्चन भी, इसका दूसरा क्वेश्चन भी जो पूछ लिया जाता है इससे रिलेटेड, कि सबसे जो हैवीएस्ट स्नेक होता है इन द वर्ल्ड होता है, उसको भी आपको पता होना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं ग्रीन एनाकोंडा, जो होता है वो हैवीएस्ट स्नेक इन द वर्ल्ड होता है। ठीक है, तो आपको मतलब ये सबसे वर्ल्ड में पाया जाना लॉन्गेस्ट स्नेक होता है, जिसे रेटिकुलेटेड पाइथन या जालीदार अजगर बोलते हैं। सबसे हैवीएस्ट स्नेक होता है ग्रीन एनाकोंडा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा रेटिकुलेटेड पाइथन्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो ये सबसे लंबा स्नेक होता है इन द वर्ल्ड, और इसकी जो लंबाई होती है 10 मीटर होती है, जिसको 33 फीट भी फीट में होता है, इसको बोलते हैं। और मेनली ये साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज रिलेटेड था, तो आपको मैंने बता दिया। ठीक है, तो साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, और इसकी लंबाई 10 मीटर होती है, जिसको फीट में 33 मीटर के 33 फीट के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि योगा इज डन बाय द पीपल इन द वर्ल्ड बिकॉज। किस लिए विश्व भर में लोगों का जो योग किया जाता है वो क्यों किया जाता है? ये क्या करता है, लोगों को क्या करता है? देखिए, एक आसान व्यायाम है, लोगों को स्वस्थ रखता है, ये भूख बढ़ाता है, खुशियां लाता है, ये लोगों को स्वस्थ रखता है। आंसर विल बी। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स वॉज डिस्कवर्ड बाई। चेचक के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर विल बी एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? वैक्सीन की खोज की थी, जो कि स्मॉल पॉक्स का था। ठीक है, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी समझ हम लोग लेते हैं। तो जो एडवर्ड जेनर हैं वो फादर ऑफ वैक्सीनेशन बोले जाते हैं। 1776 में मतलब इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया, और बाद में चल के इन्होंने क्या किया, वैक्सीन को मतलब वैक्सीन का निर्माण किया, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ वैक्सीनेशन बोलते हैं। साथ ही कुछ और भी चीजें हैं, कुछ और वैज्ञानिकों के बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, जो एडवर्ड जेनर तो है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो होते हैं, पेनिसिलिन क्या होता है, पेनिसिलिन की खोज के लिए, डिस्कवरी के लिए जाने जाते हैं। और रोनाल्ड रॉस, आप अपने पीवाईक्यू जब सॉल्व करेंगे तो उसमें रोनाल्ड रॉस का भी नाम आएगा। और अगर आप तैयारी कर रहे होंगे सीटीटी के लिए, तो ईवीएस में भी पढ़ रहे हो तो ये आपने सुना होगा, और साइंस में भी आप पढ़ेंगे। तो जो मलेरिया होता है, ट्रांसमिशन होता है, वो मच्छर की वजह से होता है। तो रोनाल्ड रॉस ने क्या किया था, इसके बारे में बताया था कि एनिफिलीज जो मच्छर होती है, उसे काटने से क्या होता है, मलेरिया होता है। ठीक है, और रोबोट कोच होते हैं, रोबोट कोच भी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने टीबी बैक्टीरियम के बारे में डिस्कवरी की थी। ठीक है, तो एडवर्ड जनवर जो जेनर हैं वो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के लिए जाने जाते हैं, डिस्कवरी की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन, जो कि एक मेडिसिन है, एंटीबायोटिक है, उसकी डिस्कवरी की थी। रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया ट्रांसमिशन के बारे में डिस्कवरी की थी। और रोबोट कॉच ने टीबी बैक्टीरियम के बारे में खोज की थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि
द वैक्सीन फॉर स्मॉल पैक्स वॉज डिस्कवर्ड, तो हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, विच वन आर फॉलोइंग यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव। तो देखिए एक ऑप्शन विल बी सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट होता है, उसको प्रिजर्वेटिव की तरह से हम यूज करते हैं। प्रिजर्वेटिव क्या होता है पहले हम समझ लेते हैं। प्रिजर्वेटिव जो होता है वो क्या करता है, प्रिवेंशन करता है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियम, फंगी एंड ईस्ट इन द फूड। फूड खराब ना हो और उसको बचाने के लिए हम क्या प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। और ये जो ग्रोथ है बैक्टीरिया, फंगी और ईस्ट को रोकते हैं। और जब ग्रोथ बढ़ता है बैक्टीरिया, फंगी का, तब वो फूड क्या होता है, खराब हो जाता है। तो इसके उससे बचाने के लिए प्रिजर्वेटिव का यूज हम करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ये क्या होता है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ना, तो ऑप्शन जो कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट क्या होता है, एक फंगीसाइड की तरह से यूज होता है, प्रिजर्वेटिव की तरह से यूज नहीं होता है। अमोनियम सल्फेट जो होता है वो एक तरह से फर्टिलाइजर की तरह से यूज होता है। और जो सोडियम क्लोराइड है, तो हमारा जो नमक होता है जो हम खाते हैं उसमें, उसको हम सोडियम क्लोराइड होता है, कॉमन सॉल्ट जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, ठीक है। तो ये भी कुछ फूड के मतलब ट्रेडिशनली हम यूज करते हैं प्रिजर्व करने के लिए। जैसे आपने अपने घरों में अचार देखा, तो अचार को हम लोग प्रिजर्व करने के लिए क्या करते हैं, तेल डालते हैं, नमक डालते हैं, ठीक है। तो ये भी प्रिजर्वेटिव तरह से यूज होता है। बट जो कॉमनली पूछा जाता है एग्जाम में प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में, तो वो हम जो यूज करते हैं वो सोडियम बेंजोएट होता है, ठीक है। आपको थोड़ा सा मैंने बता दिया ताकि आपके अदर जो ऑप्शंस है उनके बारे में भी अच्छे से एक्सप्लेनेशंस हो, ताकि कंप्लीटली बस आप क्वेश्चन का आंसर ना समझ पाए, उनके साथ भी आपको एक कंप्लीट होलिस्टिक भी आपका नॉलेज बढ़ता रहे। ये मेरा मतलब टारगेट है EPYQs कराने के में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, किसके प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, अल्कोहल के प्रोडक्शन में यूज होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो कर्ड है, शुगर है, कॉमन सॉल्ट है, इनमें नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो हमने आंसर विल बी अल्कोहल। अब देखिए ईस्ट जो होता है वो सिंगल सेल्ड फंगस होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, मेनली जो ईस्ट जो होता है वो फर्मेंटेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। फर्मेंटेशन जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, फाइनली जब फर्मेंटेशन प्रोसेस में ईस्ट के हेल्प से फर्मेंटेशन होता है और अल्कोहल बनता है, और CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो रिलीज होता है, ठीक है। तो ईस्ट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, किस चीज के बनाने में, ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो अल्कोहल प्रोडक्शन में होता है, ब्रेड मेकिंग जो अपने घरों में हम ब्रेड खाते हैं उसमें भी ईस्ट यूज करते हैं, केक मेकिंग है जो हम घरों में केक यूज करते हैं, वाइन प्रोडक्शन होता है, बियर प्रोडक्शन होता है, अल्कोहल प्रोडक्शन होता है, ब्रेड एंड केक मेकिंग, इनमें भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकांड्रिया, ATP, राइबोसोम। तो यहाँ पे देखिए जो कि एक क्वेश्चन है, तो आंसर विल बी प्रोटीन। तो जो माइटोकांड्रिया है वो क्या है, ATP होता है। तो ATP और राइबोसोम के साथ क्या होगा, तो ये प्रोटीन जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस के काम में आता है, ठीक है। तो ये तरह से ATP क्या है, ATP एक तरह से सिमिलरली क्या है, एनर्जी मतलब फंक्शन परफॉर्म करता है। माइटोकांड्रिया क्या होता है, जो सेल में एनर्जी का सबसे बड़ा क्या एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होता है। जब भी आप सेल चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको सेल चैप्टर पढ़ना है और साइंस को अच्छे से कवर करना है, तो श्री एकेडमी बाई रागनी शर्मा जाके आप वहां से मेरे चैनल पे अच्छे से अपने पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 हर्ट्ज, हाउ मेनी ऑसिलेशन विल बी कंप्लीट इन 16 सेकेंड। तो इसका देखिए आंसर क्या होगा। जो ऑसिलेशन होता है, ऑसिलेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, F × T होता है। तो इसमें क्या लिखा है, जो ऑसिलेशन का जो आंसर यहाँ पे होगा F × T, तो यहाँ पे बन के हमारा आंसर होगा 32। तो 32 क्या है यहाँ पे आपके ऑसिलेशंस का है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जो ऑसिलेशन होता है वो क्या होता है यहाँ पे,
एफ इंटू टी, तो एफ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है और टी क्या है यहाँ पे 16 सेकेंड है, तो 32 विल बी आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल बर्न्स इफ केप्ट इन एयर। तो देखिए इसमें जो मेटल है वो सोडियम ऐसा मेटल है जो कि क्या करता है, आपको फाइनली इसमें सोडियम ऐसा है, मेटल है जो कि एयर के कांटेक्ट मारने बहुत तेजी से, मतलब वो ज्वलनशील उसमें कैपेसिटी होती है, तो क्या होता है चीजें बहुत तेजी से बर्स्ट होता है, जलता है, ठीक है। तो इसीलिए जो सोडियम होता है उसको एयर में कांटेक्ट में नहीं रखा जाता, हमेशा केरोसिन के अंदर डाल के रखा जाता है, क्योंकि बहुत तेजी से वो उस हवा के संपर्क में आने पे रिएक्शन होता है, ठीक है। तो इसीलिए, और जो मैग्नीशियम है, जिंक है, एल्युमिनियम है, इनमें ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 इज यूज्ड एज, कैसे होता है। तो जो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या है, यूज्ड एज ए एंटा एसिड। एंटा एसिड होता है क्योंकि ये क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और अगर हमारे पेट में क्या होता है, बहुत ज्यादा HCl हम जानते हैं कि हाइड्रोक्लोराइड जो एसिड हमारे पेट में होता है बहुत ज्यादा होता है, तो इंडाइजेशन, हार्ट बर्निंग और बहुत सारा एसिड रिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो एसिड को जो न्यूट्रल करता है वो कौन करता है, बेस करता है। तो यहाँ पे MgOH2 सोडियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। तो इसीलिए जब किसी को ऐसी प्रॉब्लम होती है तो एंटा एसिड दी जाती है, ताकि वो जाके एक्सेस जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करके रिलैक्स करता है, ठीक है। तो आंसर विल बी 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज बर्न्स विद पॉप साउंड। तो देखिए यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, वो क्या होता है, पॉप साउंड के साथ क्या होता है, जलता है। और जबकि ऑक्सीजन जो होता है वो बर्निंग में हेल्प करता है। हम जानते हैं कि अगर ऑक्सीजन नहीं है तो कभी भी आग नहीं लग सकती, तो ऑक्सीजन के हेल्प से, सपोर्ट से आग जलती है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये क्या होते हैं, ये मतलब उतना मतलब उनका कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये डज नॉट बर्न इटसेल्फ, ये अपने आप नहीं जलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हमने देखा कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, ये जलते नहीं है। और जो ऑक्सीजन होता है वो जलने में हेल्प करता है, और जो हाइड्रोजन होता है वो पॉप साउंड के साथ जलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल्स ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स वो होता है जिसमें ऐसा फोर्स जिसमें आपका हम लोग जिसमें मसल्स कांटेक्ट में नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, बोथ 1 and 2। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका गलत है, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। कोई भी चीज जो ऊपर फेंकी जाती है तो अपने आप वापस आ जाती है, तो इसमें नॉन कांटेक्ट फोर्स आ गया। मस्कुलर फोर्स होता है, कांटेक्ट फोर्स होता है। मैग्नेटिक फोर्स होता है, ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक क्वेश्चन ही गलत है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मस्कुलर फोर्स 2 टाइप से फोर्स होते हैं, एक मस्कुलर, एक कांटेक्ट फोर्स होता है, एक नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। तो जो मस्कुलर फोर्स होता है वो कांटेक्ट फोर्स में आता है, क्योंकि कोई भी चीज जिसपे हम हमारे मसल्स यूज होते हैं पुश और पुल करने में, जहाँ पे हमें मसल्स कांटेक्ट में आते हैं वो मस्कुलर, वो कांटेक्ट फोर्स हो जाता है, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये ऐसे फोर्स होते हैं जिसमें हम हमारा बॉडी कांटेक्ट में नहीं आता है, तो ये क्या हो जाते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायबिटीज इज कंट्रोल्ड बाय, किस कौन से हार्मोन्स के थ्रू। तो इंसुलिन, देखिए इंसुलिन कम बनता है तभी डायबिटीज या सही से प्रॉपर काम नहीं करता हमारे बॉडी में, तो क्या होता है, डायबिटीज हो जाता है। तो आंसर विल बी 3।
अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए सारी जो हार्मोन से रिलेटेड हैं बीमारियां, ये हर साल कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड कुछ पूछ ली जाती हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। साथ ही ये भी पता होना, जैसे थायरॉक्सिन है, तो ये भी एक क्या होता है, ये हार्मोन होता है और ये मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, रेगुलेट करता है। और यहाँ पे एड्रेनलिन जो होता है, ये क्या करता है, हार्ट रेट और ब्लड ग्लूकोज ड्यूरिंग इमरजेंसीज में, जो हम जानते हैं कि इमरजेंसी जब होती है तो हमारा हार्ट रेट और ब्लड ग्लूकोज होता है वो बढ़ जाता है, तो उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये भी एक बॉडी का एक प्रोसेस ही होता है, जो कि मतलब बॉडी को प्रोटेक्ट करने का तरीका होता है, ठीक है। तो इंक्रीजेज हीट हार्ट रेट एंड ब्लड ग्लूकोज ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है। और यहाँ पे है थाइमोसिन है, तो थाइमोसिन क्या करता है, थाइमोसिन क्या करता है, एक ही हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के हेल्प में, डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। तो इंसुलिन जो होता है वो क्या करता है, ज्यादा बनता है तो भी आपको प्रॉब्लम है, और कम बनता है तो फिर डायबिटीज होना, या बॉडी सही से उसको यूज नहीं कर पा रही है, कम बन रहा है या सही से यूज नहीं कर पा रही, तो फिर डायबिटीज की प्रॉब्लम। थायरॉक्सिन जो होता है मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, रेगुलेट करता है। और एड्रेनलिन जो होता है वो इमरजेंसी के केस में हार्ट रेट और ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज करता है, ठीक है। और थाइमोसिन जो होता है वो इम्यूनिटी के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो इस तरह हमने बाकी भी चीजों ऑप्शंस के बारे में भी हम डिटेल में समझते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम का कौन सा ये उत्पाद नहीं है। तो देखिए यहाँ पे पेट्रोलियम का जो उत्पाद होता है वो सीएनजी नहीं है, ठीक है। बाकी जो किरोसिन है, पैराफिन वैक्स है, बिटुमेन है, ये क्या होता है, पेट्रोलियम के ही प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट हैं इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो पेट्रोलियम क्या होता है, पेट्रोलियम जो होता है मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होता है, ठीक है। और क्या होता है कि इसमें बहुत सारी चीजें मिली होती हैं, और ये द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से जो इसमें डिफरेंट यूजफुल प्रोडक्ट होते हैं उसके माध्यम से हम सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो सेपरेट भी कर लेते हैं और नई नई चीजें बना लेते हैं, और ये प्रोसेस कौन सा होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोला जाता है, ठीक है। और इसके जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं पेट्रोलियम के, जैसे पेट्रोलियम गैस हम घरों में यूज करते हैं कुकिंग के पर्पज से, एक तरह से फ्यूल होता है, तो हम अपने घरों में जो गैस यूज करते हैं ये पेट्रोलियम गैस होता है, ये भी बाई प्रोडक्ट है पेट्रोलियम का, ठीक है। पेट्रोल है, केरोसिन है, डीजल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, पैराफिन वैक्स है, बिटुमेन है, ये क्या है, बाई प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम है, ठीक है। लेकिन जो सीएनजी होता है वो नेचुरल गैस होता है, उसी को कंप्रेस करके सीएनजी बनाया जाता है, उसका फुल फॉर्म ही होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, ठीक है। तो नेचुरल गैस को कंप्रेस करके जो गैस बनाई जाती है सीएनजी, तो सीएनजी को हम जानते हैं कि गाड़ियों में यूज करते हैं, ठीक है, कारों में यूज करते हैं, व्हीकल में एज ए फ्यूल यूज करते हैं, ठीक है। तो आंसर विल बी 2। सेकंड, रेड डेटा बुक कंटेन्स ए रिकॉर्ड ऑफ किसका, इंडेंजर्ड स्पीसीज, एक्सटिंक्ट स्पीसीज, फ्लोरा एंड फौना। तो देखिए आंसर विल बी 1। इंडेंजर्ड स्पीसीज जो होते हैं उनका रिकॉर्ड रखता है। इंडेंजर्ड स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, संकटापन प्रजाति। तो ये जो प्रजाति क्या होते हैं, ऐसे प्रजाति जिनके फ्यूचर में खत्म होने के मतलब भय है कि ये आने वाले टाइम में खत्म हो जाएंगे, उनको उनको हम क्या बोलते हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज बोलते हैं। और ऐसे इंडेंजर्ड स्पीसीज पौधे फ्लोरा भी हो सकते हैं और फाउना भी हो सकते हैं। तो फ्लोरा फाउना मतलब एनिमल्स भी हो सकते हैं और पौधे भी हो सकते हैं। तो इनका सारा रिकॉर्ड जो होता है वो रेड डेटा बुक में रखा जाता है, ताकि उनको हम प्रिजर्व कर सके, ठीक है। तो एक तरह से रेड डेटा बुक इज ए डॉक्यूमेंट दैट कीप्स रिकॉर्ड ऑफ रेयर, इंडेंजर्ड एंड थ्रेटेंड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। It helps scientists and governments in the biodiversity conservation। तो biodiversity जो है कंजर्वेशन में ये साइंटिस्ट और गवर्नमेंट को हेल्प करता है, ठीक है। तो जो इंफॉर्मेशन इसमें रखा जाता है वो इंडेंजर्ड प्लांट्स का रखा जाता है, इंडेंजर्ड एनिमल्स का रखा जाता है, जिन बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिन पे शिकारी जो होते हैं उनको मार देते हैं, फिर जैसे हमारे टाइगर्स हैं, तो ये क्या
है एंडेंजर्ड थ्रेटेंड स्पीसीज में आते हैं, क्योंकि टाइगर भी खतरे में है। तो क्या है कि शिकारी सब मार मार के उनको बेच देते हैं, उनकी जो चमड़ी हो यूज होती। तो ये सारे ऐसे चीजें हैं, एनिमल्स हैं जो कि फ्यूचर में खत्म होने का जिनका डर है। तो इनके बारे में सारा डिटेल ये रेड डेटा बुक रखता है, ठीक है। तो रेड का मतलब ही यहाँ पे मेमोरी ट्रिक है, याद करें कि रेड का मतलब रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, जिनके खत्म विलुप्त होने का रिस्क है, वो कहाँ पे रखा जाता है, रेड डेटा बुक में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। Why are the soles of shoes threaded? Threaded? तो जूते के जो सोल हो असमतल क्यों किए जाते हैं? तो देखिए यहाँ पे जो इट टू गिव द शूज मोर प्रोटेक्शन, डिक्रीज फ्रिक्शन, टू इंक्रीज फ्रिक्शन। आंसर विल बी टू इंक्रीज फ्रिक्शन। तो ऐसा क्यों यहाँ कहता है कि देखिए जो फ्रिक्शन इज द क्या होता है, एक फोर्स होता है जो कि मोशन को अपोज करता है बिटवीन टू सरफेसेस, दो सरफेसेस के बीच में क्या फ्रिक्शन जो होता है वो अपोज करता है। अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो फिर हमारा चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और कोई सतह है जो समतल है और उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है तो हम चल नहीं पाएंगे और हमें स्लिप करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए जो ये जो शूज होते हैं इनका क्या होता है, जो जो उनके सोल होते हैं असमतल बनाए जाते हैं, जिससे क्या होता है जो ग्रिप होती है वो इंक्रीज हो जाती है और ये स्लीपिंग को फिर स्लिप करने से प्रिवेंट करता है। और जो हमारी वॉकिंग हो जाती है इससे सेफ्टी के साथ, तो हमारी जो वॉकिंग होती है वो भी इम्प्रूव हो जाती है सेफ्टी के पर्पज से। तो ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि देखिए ट्रैक्टर टायर्स है, कार टायर्स है, माउंटेन बूट्स हैं, स्पोर्ट्स शूज हैं, इस सब में क्या होता है जो उनकी जो सोल होते हैं ना वो काफी असमतल बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कि जो रिस्क ऑफ स्लीपिंग वो कम हो जाती है, फिर ग्रिप मजबूत हो जाती है और हम जो मूव करते हैं वो सेफ्टी के साथ मूव कर पाएंगे, इसीलिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सारिका टुक डिस्टिल्ड वाटर इन बॉटल एंड ट्राई टू फाइंड वेदर इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। व्हाट इज सी लाइकली टू फाइंड? सारिका ने आसूत जल एक बोतल में लिया और पता लगाने की कोशिश की कि वह विद्युत का सुचालक है या नहीं, और उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए जो ये क्या होता है, ये आंसर विल भी विद्युत का यहाँ पे देखिए क्या होता है कि ये जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो विद्युत का पुअर कंडक्टर होता है, ठीक है। विद्युत का कमजोर चालक होता है। तो उसके पीछे क्या है, इसके पीछे रीजन है कि ये जो होता है कोई भी वाटर जिसमें अगर सॉल्ट है और आयंस हैं तो वो क्या होता है, वो विद्युत का अच्छा कुछ कंडक्टर, गुड कंडक्टर होगा। लेकिन जो डिस्टिल्ड वाटर होते हैं उसमें नमक भी नहीं होता है और आयंस भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो ना के बराबर होता है, तो इसलिए क्या होता है कि विद्युत के कुचालक हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जाम जो टैप वाटर आता है जो कि डिस्टिल्ड वाटर नहीं है तो उसमें सॉल्ट भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, एसिड्स भी होते हैं और कुछ इम्प्योरिटीज भी डिजॉल्व होती हैं। तो इसमें इस तरह हमने देखा क्या कि नमक भी है और आयन भी प्रेजेंट है, तो इसलिए टैप वाटर जो होगा वो गुड कंडक्टर होगा। लेकिन डिस्टिल्ड वाटर में नमक भी नहीं है, इम्प्योरिटीज भी नहीं है और आयंस भी नहीं है। तो ये जब ये चीजें नहीं प्रेजेंट होगी तो वो वाटर जो होगा वो विद्युत का कमजोर चालक होगा, ठीक है। तो आंसर विल बी 3। आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी। Next question, which one of the following statement is not correct? There is a minimum limit of current which can safely flow in the electric circuit. There is a maximum limit of current which can safely flow in the electric circuit. Fuse are inserted in electric circuit for all the buildings. A proper fuse is inserted in a circuit, it will blow off if the current is more than the safe limit। तो यहाँ पे आंसर जो होगा आपका 1 होगा, क्योंकि उसके पीछे रीजन है कि इसके पीछे जो रीजन होता है
कि जो लिखा गया है देयर इज ए मिनिमम लिमिट ऑफ करंट, करंट की मिनिमम लिमिट है विच कैन सेफली फ्लो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट में। इलेक्ट्रिक सर्किट में बहुत मिनिमम लिमिट पे कोई करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें कोई रिस्क नहीं है। रिस्क तब आ जाती है जब मैक्सिमम लिमिट पे जो करंट फ्लो कर रहा है तो वहां पे सर्किट को ब्रेक डाउन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर फ्यूज नहीं है। फ्यूज रहता है तो ऐसे में क्या होता है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट फ्यूज की ज्यादा होती है। तो क्या होता है कि जब जब हाई लिमिट पे करंट जाता है तो उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट लो होने से उसकी जो तार होती है, वायर होती है, वो जल जाती है। और और वो जो वायर है वहां से जो सर्किट का फ्लो, करंट का फ्लो रुक जाता है। तो इस तरह वो सर्किट को ब्रेक डाउन कर देती है, तो वो सर्किट को बचा लेती है। लेकिन यहाँ पे जैसे लिखा कि मैक्सिमम लिमिट पे तो खतरा है, लेकिन मिनिमम लिमिट ऑफ करंट पे कोई खतरा नहीं। मिनिमम लिमिट पे तो आपका वैसे भी कोई सेफ्टी इशू नहीं है, तो इसलिए। और बाकी लिखा फ्यूज आर इंसर्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ ऑल द बिल्डिंग्स, ये भी गलत है। और प्रॉपर फ्यूज इंसर्टेड इन ए सर्किट इट विल ब्लो ऑफ द करंट मोर देन द सेफ लिमिट, ये भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये सब चीजें देख लिया कि आंसर विल बी 1। ठीक है। पावर सप्लाई में देखिए हम क्या देखते हैं, पावर सप्लाई जहां भी होती है वहाँ फ्यूज दी जाती है। और ये जो अगर करंट है एक सेफ लिमिट से ज्यादा बड़ा तो फ्यूज मेटल्स क्या होते हैं, जो फ्यूज होता है वो मेल्ट हो जाता है और सर्किट ब्रेक डाउन हो जाती है, तो इसलिए सर्किट जलने से बच जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि आंसर विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाई ए साइक्लोन। तो साइक्लोन में देखिए हमारा जो सब इंडिया का मैप देखेंगे तो इंडिया के मैप में आपका ये जो चीजें हैं, इंडिया का जो मैप है तो उसमें हम देखते हैं कि ऊपर जो टॉप होता है, टॉप पे आपका क्या होता है, टॉप पे हमारा जो होता है नॉर्थ होता है। ठीक है, नीचे आपका क्या है, ये साउथ हो जाता है। ठीक है, और इधर साइड में आपका ईस्ट हो जाता है और इधर वेस्ट हो जाता है। तो आप इधर का जब नक्शा देखेंगे तो उसमें ये जो एरिया है, ये जो ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट वाला ये जो है आपका ये, ठीक है, ये जो ईस्ट वाला एरिया है ये बे ऑफ बंगाल होता है। ठीक है, अब बे ऑफ बंगाल जो होता है उसको हम देखते हैं तो बे ऑफ बंगाल इधर अरेबियन सी होता है। ठीक है, अभी मेरा पेन वर्किंग नहीं है सही तरीके से, सो आई एम फेसिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो तो यहाँ पे जो आपका ईस्ट कॉर्नर पे नीचे वाला एरिया है वो बे ऑफ बंगाल होता है। ठीक है, और जो इधर होता है वेस्ट साइड में अरेबियन सी होता है। तो बे ऑफ बंगाल वाला एरिया जो होता है वो साइक्लोन प्रोन होता है, वहां पे अक्सर साइक्लोन होता है। तो जो आपका ये पूरी है वो, और पूरी है, उड़ीसा है, तो उड़ीसा, तो ये सब क्या है, ये आपका बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में आते हैं। ठीक है, पोरबंदर, मुंबई, गोवा, ये क्या अरेबियन सी वाले एरिया में आ जाते हैं। ठीक है, तो हमने अभी देखा कि बे ऑफ बंगाल का जो एरिया है, ये जो है एरिया है, इधर साइक्लोन प्रोन ज्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए जो पूरी होगा वो मोस्ट लाइकली सबसे ज्यादा अफेक्टेड होगा साइक्लोन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं द चेंज इन सीजन ऑन द अर्थ अकर्स। तो ये क्यों होता है, जो हमारे पृथ्वी पर जो ऋतुएं बदलती हैं वो क्यों बदलती हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष उसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी नियत नहीं है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के समानांतर है, तो आंसर विल बी सेकेंड। तो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री के अक्षांश पे झुकी हुई है। इसी रीजन से जो हमारे जो सीजन का अनुभव होता है हम लोग करते हैं, और धरती पे जो पृथ्वी पे ऋतुओं का परिवर्तन होता है। और जो अपने अक्ष पे, एक्सिस पे जो पृथ्वी जो चक्कर लगाती है इसकी वजह से क्या होता है, दिन रात होते हैं। ठीक है,
तो ये चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ये जियोग्राफी है, जियोग्राफी का ही पार्ट है। तो ये चीजों में आपको कन्फर्म नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो रोटेशन ऑफ अर्थ होता है वो रीजन होता है डे एंड नाइट का, और रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ है, तो जो सूर्य का एक चक्कर लगाती अर्थ एक साल में, तो ये क्या है, इसकी वजह से एक साल होता है। और जो टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस प्लस रिवॉल्यूशन जो होता है, इसकी वजह से क्या होता है, सीजन जो ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक है। तो रोटेशन मतलब डे एंड नाइट रीजन है अर्थ का, रोटेशन करना अपने अक्ष पे, और रिवॉल्यूशन प्लस जो टिल्ट है 23.5 डिग्री पे, ये जो सीजन का रिजल्ट है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। व्हाट आर टू कॉलम्स, कॉलम ए कॉलम बी। तो यहाँ पे देखिए आपका कैनोपी क्या होता है, ब्रांचेज ऑफ टॉल ट्री। जो टॉल ट्री होते हैं उनके जो ब्रांचेज होती हैं, ठीक है, उनको कैनोपी बोलते हैं। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब चैप्टर आप पढ़ेंगे तो उसमें डिकम्पोजर्स होते हैं जो डेड एनिमल और प्लांट को डिकम्पोज करते हैं और नेचर को बीमारियों से और गंदगी से बचाते हैं, ठीक है। ह्यूमस क्या होता है, डेड प्लांट्स एनिमल जो टिश्यू होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। और पॉर्क्यूपाइन जो होता है वाइल्ड एनिमल होता है, ठीक है। तो आंसर विल बी यहाँ पे फोर्थ, थर्ड, आंसर विल बी विच इज फॉर्मेटिव असेसमेंट इम्पॉर्टेंट इन साइंस। तो विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए बहुत, अब हम यहाँ पीछे जो हमने क्वेश्चन किया ये तो पूरा साइंस से था, अब यहाँ पे हम साइंस पेडागोजी में पहुंच रहे हैं। और पेडागोजी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर सीटेट आपको क्वालिफाई करना है तो इसको भी हम लोग साथ में सारी चीजें भी क्लियर करते रहेंगे। तो जो यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट, असेसमेंट का मतलब होता है आकलन। तो आकलन यहाँ पे देखिए टू टाइप्स के मेनली होते हैं, एक फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, एक सुमेटिव असेसमेंट होता है। तो फॉर्मेटिव का मतलब होता है फॉर्मेशन, फॉर्मेशन का मतलब इम्प्रूवमेंट। कोई चीज जो फॉर्म फॉर्म की जा रही, बनाई जा रही है फॉर द पर्पज ऑफ इम्प्रूवमेंट, उसको हम वो क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ऐसा असेसमेंट, ऐसा आकलन जो कि इम्प्रूवमेंट के पर्पज से की जा रही है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल एक शेफ है, खाना बना रहा, सूप बना रहा है, और सूप को चख रहा है कि कहीं कम नमक तो कम नहीं है, मसाले कम तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी बैंडविड्थ है कि अगर कोई कमी है उस कमी को हम दूर कर सकते हैं। सूप में अगर नमक कम है तो कम बढ़ा सकते हैं, सूप में अगर मसाले कम है तो हम डाल सकते हैं। तो फाइनली जो रिजल्ट है वो इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी ऐसा आकलन जो कि इम्प्रूवमेंट के पर्पज से की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसको रचनात्मक आकलन बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसका पर्पज होता है डेवलपिंग, आंसर यहाँ पे इट इज डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक मतलब ये जो निदानात्मक, जो रचनात्मक आकलन होती है ये निदानात्मक होती है। निदानात्मक मतलब होता है कि कोई अगर हमें बीमारी है तो सबसे पहले हम ब्लड टेस्ट कराते हैं ताकि हम डायग्नोस कर पाए कि फाइनली हमें दिक्कत क्या है, ठीक है। तो इसी तरह से रचनात्मक आकलन भी जब की जाती है वो इसीलिए की जाती है ताकि पता चले कि फाइनली प्रॉब्लम कहाँ है। जैसे एक टीचर क्लासरूम में पहुंचता है और कोई चैप्टर पढ़ाना शुरू करता है तो वो उसके बारे में पहले से पूछता है, तो पूछने से जैसे टीचर ने प्लांट्स के बारे में पढ़ाना शुरू किया, फोटोसिंथेसिस के बारे में बताना शुरू किया, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछते तो पता चलता है किन बच्चों को थोड़ा सा पहले से पता है, किन बच्चों को एकदम ही नहीं पता है, किन बच्चों को कुछ गलत कॉन्सेप्ट पता है। तो इस तरह से टीचर समझ पाता कि फाइनली बच्चे का, हर बच्चे का अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, कौन बच्चा कहाँ पे लैग करता है, और लैग कर रहा है तो क्यों लैग कर रहा है, वो लर्निंग गैप को समझ पाएगा। फिर उसी हिसाब से स्ट्रेटेजी बना के उस चैप्टर को,
उस सब्जेक्ट को पढ़ाएगा। तो ये क्या प्रोसेस होता है, निदानात्मक प्रोसेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल टीचर क्वेश्चन क्लास में डिस्कशन करते हैं, क्विज करते हैं, असेसमेंट देते हैं, प्रोजेक्ट बनवाते हैं, तो ये क्या होता है, निदानात्मक आकलन होता है। ठीक है, से किसी चैप्टर को पढ़ाया, फिर फाइनल में उस क्वेश्चन आंसर करवा दिया, टेस्ट ले लिया, तो ये सब क्या होता है, रचनात्मक आकलन बोला जाता है। और जो सुमेटिव असेसमेंट होता है वो बिल्कुल फाइनल होता है, समरी। जैसे हम किसी चैप्टर को हमने पढ़ाया तो उसकी पूरी समरी बता दी, तो ये क्या सुमेटिव होता है। सुमेटिव का आकलन वो होता है जो साल के अंत में, फाइनल आपका एक साल कंप्लीट क्लास पढ़ने के बाद फाइनल जो आपको पोर्टफोलियो रिजल्ट मिलता है, जो पेरेंट्स आते हैं और बाकी कोई बच्चे ने कौन सा ग्रेड पाया साल के एंड में, पूरे क्लास कंप्लीट करने के बाद वो जो रिजल्ट होता है उसको हम सिमेटिव बोलते हैं, क्योंकि उसमें पूरे साल की समरी होती है कि बच्चे ने कहाँ कहाँ पे कैसा परफॉर्म किया, स्पोर्ट्स में कैसे परफॉर्म किया, बुक जो सब्जेक्ट था उसमें कैसा परफॉर्म किया, बाकी चीजों में कैसा परफॉर्म किया। तो सुमेटिव मतलब समरी, साल के एंड में लास्ट जो रिजल्ट है उसको हम सुमेटिव आकलन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आकलन होती है उसका जो रचना, ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है उसका उद्देश्य होता है मतलब इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर द साइंस फेयर्स ऑर्गेनाइज्ड इन स्कूल। तो जो विद्यालयों में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है, और इसका देखिए आंसर विल बी विद्यार्थियों में विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने। आंसर विल बी थर्ड, क्योंकि शिक्षार्थियों में विज्ञान के सृजन एवं प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के लिए। तो देखिए पहले सारे ऑप्शंस को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि शिक्षार्थियों को विज्ञान में उच्च शिक्षा के लिए तैयार करने के लिए। देखिए ये जो मेले होते हैं, तो विज्ञान मेले होते हैं, उनको उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना, ये कंप्लीट सही आंसर नहीं है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन को देखते हैं, शिक्षार्थियों को उनकी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने की सहायता करने के लिए, ये भी नहीं है। शिक्षार्थियों में विज्ञान में सृजन एंड प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के लिए। तो ये आंसर, क्योंकि जो विज्ञान मेले होते हैं उसमें बच्चे क्या है, अपना अपना अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बच्चे क्या अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं। और इसमें जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो बच्चे अपने लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग का मतलब कि चीजों को करते हैं, एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं और उससे चीजों को सीखते हैं। तो जो ये प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं स्कूलों में और फिर उससे एग्जीबिशन लगाया जाता है, तो प्रोजेक्ट बनाने में बच्चा पूरा मतलब इंटेंगल होता है, उसमें अपने एनर्जी को लगाता है, अपने नॉलेज को भी यूज करता है और नई नई चीजों को भी सीखता है। और ये एक तरह की प्रोसेस है, लर्निंग बाय डूइंग है। तो हमेशा जो पेडागोजी है, जो साइंस है, साइंस पेडागोजी कहती है कि ऐसा ज्ञान जिसमें बच्चा करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग कर रहा है, वो बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है। तो इसीलिए जो विज्ञान मेले हैं उसमें अपने प्रोजेक्ट का एग्जीबिशन करते हैं, अपने नॉलेज का सृजन भी करते हैं और प्रयोग करने की क्षमता का विकास भी करते हैं। ठीक है, तो आंसर विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के नाते निम्नलिखित में से किसे आप शिक्षण में वैज्ञानिक विधा के लिए सबसे उपयुक्त समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, शिक्षार्थियों को कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करना, अवधारणाओं के शिक्षण हेतु तकनीकी का प्रयोग दिखाना, शिक्षार्थियों को परियोजनाएं देना, अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना। तो देखिए यहाँ पे आंसर है कि आस्क द स्टूडेंट टू परफॉर्म एक्टिविटी रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 4 में बच्चा क्या है, एक्टिविटी कर रहा है और जो उसके पास नॉलेज है, कॉन्सेप्ट है, उससे रिलेटेड एक्टिविटी परफॉर्म कर। तो यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग हो रहा है, तो आंसर विल बी 4। ठीक है, और बाकी टेक्नोलॉजी का यूज करना, स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट पढ़ाना और प्रोजेक्ट देना, ये सब प्रोसेस हैं, क्लास में यूज करते हैं बट उतना नहीं है। लेकिन सबसे बेस्ट जो तरीका होता है कि बच्चे के पास अपना कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट को परफॉर्म कर रहा है बाय एक्टिविटी, तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं,
NCF, according to NCF 2005, good science education is true to life. What does it mean? तो true to life इसका मतलब good science education is true to life, NCF 2005 के अकॉर्डिंग ये क्या है? तो इसका देखिए कि साइंस शुड प्रिपेयर द चाइल्ड टू वर्ड ऑफ वर्क, नहीं, साइंस शुड बी एबल टू इंगेज चाइल्ड मीनिंगफुली, साइंस शुड इनेबल द चाइल्ड इन लर्निंग द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग साइंटिफिक नॉलेज। तो देखिए यहाँ पे आप भी बताइए, कितनी सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, तो ये सब चीजें आपको धीरे धीरे चीजों को समझना आपको जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो पेडागोजी होता है वो फाइनली आपको असेसमेंट करता है कि बच्चे में क्योंकि जो यहाँ पे जो भी एग्जाम देने आते हैं वो फ्यूचर में क्या होते हैं, आने वाले टाइम में आपके टीचर बनने वाले होते हैं। तो इस तरह से उनमें एक देखते हैं कि एक बच्चे में, एक टीचर में फाइनली कि कैसे वो चीजों को ऐसे सही से आंसर कर पाते हैं नहीं, या उनका प्रैक्टिकल नॉलेज कैसा है, तो एक टीचर को कैसे परफॉर्म करना है, वो चीजों को प्रैक्टिकल वे में कैसे समझ पाते हैं, इसका मतलब एक तरीके से असेसमेंट किया जाता है। तो इसका आंसर विल बी हो सेकंड होगा कि जो जो साइंस शुड बी एबल टू इंगेज चाइल्ड मीनिंगफुली। तो इसमें मतलब होता है कि विज्ञान बालक को अर्थपूर्ण ढंग से व्यस्त करने में सक्षम हो, ये यही मतलब होता है कि गुड साइंस एजुकेशन इज ट्रू टू लाइफ। ट्रू टू लाइफ मतलब विज्ञान बालक को अर्थपूर्ण ढंग से एक सही तरीके से व्यस्त करने में सक्षम हो, और विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे, नहीं, विज्ञान बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रियाओं को सीखने के लायक बनाए, विज्ञान आसान जीवन व्यतीत करने में सहायक हो, नहीं। देखिए जो ये होता है कि यहाँ पे ट्रू टू लाइफ का मतलब होता है कि ये क्या होता है कि साइंस लर्निंग जो होनी चाहिए वो रिलेट टू चिल्ड्रंस डेली एक्सपीरियंस, जो डेली बच्चा एक्सपीरियंस करता है उससे रिलेटेड होना चाहिए। बच्चे को रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए, मेक लर्निंग मीनिंगफुल, जो बच्चा लर्न कर रहा है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। ये साइंस का क्या होता है, मतलब मतलब एक मीनिंग होता है, और इनकरेज क्यूरियोसिटी, बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है, उसको इनकरेज करना भी साइंस का एक उद्देश्य होता है। हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड दे, उनके जो आसपास जो दुनिया है उसको एक बच्चे को समझने में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो इस तरह से थ्री प्रिंसिपल ऑफ गुड साइंस एजुकेशन क्या होता है, ट्रू टू चिल्ड्रन, ठीक है, ट्रू टू लाइफ एंड ट्रू टू साइंस। तो ट्रू टू लाइफ क्या होता है, यहाँ पे लिखा है ना कि ट्रू टू लाइफ, ट्रू टू लाइफ का मतलब होता है ट्रू टू चाइल्ड, पहले समझ लेते हैं, तीन उद्देश्य है ट्रू टू चाइल्ड। द लर्निंग शुड मैच द चाइल्ड एज, इंटरेस्ट एंड एबिलिटी, जो लर्निंग बच्चे को दी जा रही है वो बच्चे के एज के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट और एबिलिटीज के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो एनसीएफ होता है वो बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग पढ़ाने को प्रोत्साहित करते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे 7 साल का एक बच्चा है उसको हम एल्जेब्रा पढ़ाने लगे तो उसके एज के अकॉर्डिंग, उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग वो चीजें मैच नहीं करेंगी। तो हमेशा ट्रू टू चिल्ड्रन चाइल्ड, तो मतलब बच्चे के एज, इंटरेस्ट और एबिलिटीज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। ये ट्रू टू चाइल्ड है, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। इसलिए इस वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी बट आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। ट्रू टू लाइफ क्या होता है, साइंस शुड बी कनेक्टेड विद एवरीडे। तो जो जो ट्रू टू लाइफ का मतलब जो साइंस है वो एवरीडे जो लाइफ है उससे कनेक्टेड भी होना चाहिए। जैसे आप कुकिंग कर रहे हैं, रेन है, इलेक्ट्रिसिटी है, प्लांट्स है, हेल्थ है, एनवायरमेंट है, तो इस सब चीजों के बारे में भी एक बच्चे में अवेयरनेस होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। इसीलिए बोला जाता है कि ट्रू टू लाइफ का मतलब साइंस शुड बी कनेक्टेड विद द एवरीडे लाइफ। और ट्रू टू साइंस का मतलब होता है कि साइंटिफिक फैक्ट्स शुड बी एक्यूरेट एंड बेस्ड ऑन एविडेंस।
ट्रू टू साइंस का मतलब ये होता है कि जो भी साइंटिफिक फैक्ट है वो एक्यूरेट होना चाहिए और एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी ने कुछ भी फैक्ट बोल दिया हमने उस पर ट्रस्ट कर लिया, ऐसा नहीं होता है। साइंस हमेशा एक प्रूफ मांगता है और एविडेंस मांगता है। तो साइंस जो जो होता है ट्रू टू साइंस का मतलब साइंटिफिक फैक्ट एक्यूरेट और एविडेंस बेस्ड होने चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ आ गई होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वालिटी ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड। इसका मतलब कि देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है। खुला ओपन माइंडनेस बहुत जरूरी है साइंटिफिक एटीट्यूड के लिए, क्योंकि आप रिजिड रहेंगे और तो साइंटिफिक एटीट्यूड इसको प्रमोट नहीं करता है। ठीक है, क्यूरियोसिटी टू लर्न ये भी बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिविटी इन अप्रोच टू प्रॉब्लम, समस्याओं के प्रति व्यवहार में जो ऑब्जेक्टिविटी है वो भी बहुत जरूरी। हार्ड वर्क जो कठिन कार्य है ये अलग चीजें हो जाती हैं। क्यों अलग हो जाती हैं कि क्योंकि ये आपके बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपका हार्ड वर्क है, ये अलग टाइप का दृष्टिकोण होता है, ये साइंटिफिक एटीट्यूड में नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये तो हार्ड वर्क क्या है, ये एक गुड पर्सन हैबिट है, बट इट इज नॉट कंसिडर्ड एज ए डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड। साइंटिफिक एटीट्यूड में ओपन माइंडनेस आता है, क्यूरियोसिटी टू लर्न आता है एंड ऑब्जेक्टिविटी इन अप्रोच टू प्रॉब्लम। जो कि हार्ड वर्क एक गुड पर्सन एक तरह से हैबिट है एक अच्छे इंसान का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हरी वांट्स टू टीच सर्कुलर मोशन टू क्लास 6 स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी बेस्ट मेथड। तो यहाँ पे आंसर विल बी, देखिए यहाँ पे हरी कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को घूर्णन गति पढ़ाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी गति। चर्चा, उदाहरण देना, प्रदर्शन करना, गतिविधि आधारित शिक्षण, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग सबसे बेस्ट होती है कि बच्चा इसमें खुद भी बिजी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा और चीजों को करके सीखेगा। तो ये जो सृजन होगा, ज्ञान का कंस्ट्रक्शन होगा, वो बेस्ट मेथड होता है और कभी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is an important aim of learning science। लर्निंग साइंस निम्नलिखित में कौन सा विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। विज्ञान ज्ञान अर्जित करना नहीं, विज्ञान की विषय वस्तु की जानकारी एकत्रित करना नहीं, अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति। तो आंसर विल बी 3, टू हेल्प द फेलो कुलिक्स इन गेटिंग नॉलेज ऑफ साइंस। ये भी नहीं, तो आंसर विल बी 3। क्योंकि देखिए साइंस का ये लर्निंग साइंस का इम्पोर्टेंट एम है कि एक बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट, कि बच्चे में क्या है, एक साइंटिफिक एटीट्यूड भी रहे, ओपन माइंडनेस भी रहे बच्चे में ऑब्जेक्टिविटी भी रहे, और साथ ही में बच्चे में एथिक्स हो, वैल्यू सिस्टम हो, ऑनेस्टी हो, कॉपरेशन भी होना चाहिए अपने पीयर ग्रुप में। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं लर्निंग साइंस में। सिर्फ ज्ञान का अर्जन कर लेना ही लर्निंग साइंस का उद्देश्य नहीं है, बल्कि एक बच्चे का कंप्लीट डेवलपमेंट लर्निंग साइंस प्रमोट करता है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि बहुत आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज को टेस्ट करता है। और कई बार लोग सोचेंगे कि साइंस का मतलब सिर्फ साइंटिफिक, नहीं, तो साइंटिफिक नहीं होता है, एक बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट मानता है। कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई टेस्ट कर प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें ऑनेस्टी नहीं है, तो जो टेस्ट आप कर रहे हैं तो उसमें वो टेस्ट क्या मांगता है कि जो एविडेंस मांगता है, ऑनेस्टी मांगता है, क्योंकि एविडेंस नहीं है और जो प्रूफ है उसमें आपकी ऑनेस्टी नहीं है, तो फिर इंटीग्रिटी नहीं है, कोऑपरेशन नहीं है, तो फिर आप टेस्ट को सही से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और वो चीजों को आपको दिक्कत फिर आगे वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो जो एम ऑफ साइंस है वो क्या है, डेवलप करना है साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक टेम्पर, मोरल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, कोऑपरेशन, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट फॉर एविडेंस। एविडेंस जो है उसके लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी ऑनेस्टी नहीं तो एविडेंस की आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल जो अवेयरनेस है, ये सारी चीजें डेवलप करना है
एम ऑफ लर्निंग साइंस। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। अगर आप एक पीवाईक्यूज कर रहे हैं आप मेरे, तो साथ में आपको टॉपिक भी क्लियर होगा, पेडागोजी भी क्लियर होगा, और आगे आने वाले जो पेडागोजी क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इन साइंस मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, सुमेटिव एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट मैंने अभी पीछे भी डिस्कस किया था। विज्ञान में मूल्यांकन में सतत और समग्र मूल्यांकन का अर्थ क्या है? अंतिम और रचनात्मक मूल्यांकन। तो देखिए, सुमेटिव का मतलब समरी। तो साल के अंत में एक बच्चे का जो फाइनली रिजल्ट मिलता है वो सुमेटिव असेसमेंट बोला जाता है। फॉर्मेटिव क्या होता है? फॉर्मेशन करना। अब बच्चे को जब क्लास के साल की शुरुआत में जब बच्चे को चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, तो पढ़ाया जा रहा है, डिस्कशन हो रहा है, प्रोजेक्ट बन रहा है, क्विज हो रहा है, बच्चे क्विज को परफॉर्म कर रहा है, चैप्टर के एंड में क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है। तो इसका उद्देश्य क्या है? फॉर्मेशन करना, डायग्नोस करना कि प्रॉब्लम कहाँ है, बच्चे में अगर लैक कर रहे हैं, लर्निंग गैप आ रही है, तो उसको फुल किया कैसे जाए, फिल कैसे किया जाए विद द हेल्प ऑफ न्यू स्ट्रेटेजी। तो ये सारा चीज क्या था? फॉर्मेटिव असेसमेंट में आ जाता है। और फाइनली जब पूरा साल जब टीचर फॉर्मेटिव असेसमेंट करके डायग्नोस करके पूरा पढ़ाता है, तो फाइनल रिजल्ट भी जो आएगा वो अच्छा ही आता है। तो जो फाइनल रिजल्ट आया वो सुमेटिव असेसमेंट हुआ। और जो पूरे साल जो लगातार क्लास चलता रहा, वो क्या हुआ? क्लास चलता रहा, उसमें डायग्नोस करते रहे, और उसी स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम आगे बढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, तो फाइनली ये क्या होता है? इसको हम कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन भी बोलते हैं। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने की, सतत और समग्र मूल्यांकन का मतलब सिर्फ बुकिश नॉलेज और रिजल्ट नहीं होता है। तो सतत मतलब लगातार, पूरे साल भर लगातार एक बच्चे में देखा गया, उसको डायग्नोस किया गया, फिर उस लर्निंग गैप को फिल किया गया, और साल भर उसके लिए उसी अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से आगे हम बढ़ते रहे और पढ़ाते रहें। और साथ में एक बच्चे का समग्र मूल्यांकन में आता है कि बच्चा एग्जाम में जो सब्जेक्ट है उसमें कैसा परफॉर्म कर रहा है, साथ ही बच्चे स्पोर्ट्स में कैसे परफॉर्म कर रहा है, बच्चे के वैल्यू सिस्टम्स कैसे हैं, बच्चों की एथिक्स कैसे हैं। जैसे हमने भी पीछे पढ़ा कि साइंस पढ़ाने का उद्देश्य सिर्फ साइंटिफिक नॉलेज कलेक्ट करना नहीं है, बल्कि बच्चे में एक ऑनेस्टी, मोरल वैल्यूज, साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक एटीट्यूड, रिस्पेक्ट फॉर एविडेंस क्रिएट करना है। तो इसी तरह से एक बच्चे में ज्ञान के साथ साथ एक बच्चे में कंप्लीट मोरल वैल्यू सिस्टम्स, संस्कार, बड़ों के लिए रिस्पेक्ट, स्पोर्ट्स, फिजिकल एक्टिविटी, उनका जो सब्जेक्ट पे कमांड, ये सब कुछ देखा। समग्र मतलब कंप्लीट होलिस्टिक डेवलपमेंट। एक बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट तभी अच्छा माना जाएगा जब बच्चा स्पोर्ट्स में भी अच्छा परफॉर्म करे, बच्चे के वैल्यू सिस्टम भी स्ट्रांग रहे, बच्चे दूसरे का रिस्पेक्ट करें, अपने पीयर ग्रुप में लोगों को सपोर्ट करें, और बहुत एक समाज में एक बेहतर, एक अच्छे नॉलेज के साथ एक बेहतर इंसान के रूप में जब परफॉर्म करता है एक बच्चा, तब उसके जो विकास को हम क्या बोलते हैं? एक होलिस्टिक डेवलपमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो असेसमेंट है, यहाँ पे ये कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, ये मूल्यांकन है। तो इसको हम समझते हैं, ठीक है? तो लगातार और हर फ्रंट पे एक बच्चे का जो मूल्यांकन होता है, उसको हम सुमेटिव एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। इसको हम बोलते हैं क्या है? कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। आई होप आप लोगों को चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच? विजुअलाइजेशन द सिचुएशन, अटेम्प्ट टू सॉल्व, ड्राइंग द कंक्लूजन, ऑब्जर्वेशन। तो आंसर विल बी 4। यहाँ पे देखिए, किसी प्रॉब्लम है तो उसको विजुलाइज करना भी जरूरी होता है कि फाइनली प्रॉब्लम कैसे है, उसको सॉल्व करने का अटेम्प्ट लेना भी बहुत जरूरी है। ड्राइंग कंक्लूजन, जो कंक्लूजन्स हैं उनको ड्रॉ करना भी, कंक्लूजन क्या क्या आ सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, तो इसको भी मतलब समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आपका ये जो ऑब्जर्वेशन है, वो ऑब्जर्वेशन उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है, तो इसलिए आंसर विल बी 4। ठीक है, तो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
तो देखिए ऑब्जर्वेशन जो क्या है, एक बार इसको भी थोड़ा सा हम समझा देते हैं। ऑब्जर्वेशन इज मेनली स्टेप ऑफ द साइंटिफिक मेथड एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड, नॉट द स्टैंडर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। जब हम स्टैंडर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में जाते हैं तो क्या होता है, ऑब्जर्वेशन उतना मेनली इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है, लेकिन ये मेनली ये स्टेप लिया जाता है किसमें, साइंटिफिक मेथड और एक्सपेरिमेंटल मेथड में इसका रोल ज्यादा होता है ऑब्जर्वेशन का। लेकिन जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में आते हैं तो उसमें ऑब्जर्वेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेप ऑफ एनालॉजी स्ट्रेटजी इन साइंस। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में अनुरूपता विधि का एक चरण है। तो देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें चीजें भी आपको समझना बहुत जरूरी। तो आंसर विल बी मैप सिमिलैरिटी जो है ये क्या है, स्टेप ऑफ एनालॉजी स्ट्रेटजी है इन द साइंस। लेकिन मैप सिमिलैरिटीज क्या है इसको भी हम समझ लेते हैं। तो पहले एनालॉजी स्ट्रेटजी क्या होता है पहले यही समझ लेते हैं। तो देखिए क्या होता है कि ये एक एनालॉजी होता है जो कि स्टूडेंट को क्या करता है, हेल्प करता है अंडरस्टैंड नई चीजें और डिफिकल्ट नई चीजें, जो पहले चीजों को जानते हैं और डिफिकल्ट चीजों को क्या होता है उसमें कंपेयर कर पाते हैं। अननोन, पहले नोन चीजों को जो समझते हैं और अननोन चीजें जब आ जाती हैं तो उनको आपस में कैसे कंपेयर करना है विद समथिंग फैमिलियर चीजों के साथ, उसको जो अंडरस्टैंड करना है ये बताता है। ये क्या होता है, एनालॉजी होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज आइडेंटिफाइंग मैपिंग द सिमिलरिटीज बिटवीन टू सिमिलर कॉन्सेप्ट एंड अनफैमिलियर कॉन्सेप्ट। इसमें क्या करते हैं कि सिमिलर कॉन्सेप्ट और अनफैमिलियर कॉन्सेप्ट के बीच में क्या करते हैं, ये कंपेयर करते हैं, ठीक है, आइडेंटिफाई करते हैं। इसको आगे और चीजों को हम अच्छे से समझ जाते हैं, समझाने का मैं प्रयास करती हूँ कि देखिए इसमें क्या होता है, नोन कॉन्सेप्ट होता है और फिर अननोन कॉन्सेप्ट होता है, और फाइनली उसके दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटी है, ठीक है। तो ये हम चीज जब आइडेंटिफाई कर पाते हैं, इस एनालिसिस कर पाते हैं, तो फाइनली क्या होता है, इसको हम बोलते हैं एनालॉजी। तो यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन है कि प्रेजेंटेशन एब्स्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज में बी प्रेजेंटेड, ठीक है, बट दिस इज नॉट डिफाइनिंग स्टेप ऑफ एनालॉजी, एनालॉजी का स्टेप नहीं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है इंटरलिंकिंग कॉन्सेप्ट। तो इंटरलिंकिंग लिंकिंग का मतलब क्या होता है कि कॉन्सेप्ट में बी लिंक्ड बट की फीचर ऑफ एनालॉजी इज मैपिंग सिमिलरिटी, ठीक है। फोर्थ है कि एप्लीकेशन कम्स आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, इट इज नॉट द कोर स्टेप इन एनालॉजी स्ट्रेटजी, ठीक है। तो हम जब भी एनालॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि नोन से हम कंपेयर करते हैं। अब कोई चीज है नोन है और अननोन है, और दोनों के बीच कंपेयर करेंगे कि देखेंगे कि इसमें क्या क्या सिमिलैरिटी है, तो वो जो चीज का एनालॉजी का स्ट्रेटेजी बोला जाता है, ठीक है, मेथड होता है, ठीक है। तो आंसर विल बी मैप सिमिलैरिटी। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।